सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये वो कार्यक्रम है जो 2 हिस्सों में जाता है और इनका नाम मधुसूदन है। ये कुंडली आई है मेरे पास रेवाड़ी हरियाणा से। इससे पहले आपने जितने भी कार्यक्रम देखे थे, मतलब जो योग वाले मैंने कार्यक्रम बनाए हैं, वो सारे के सारे कार्यक्रम पहले से रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, मतलब तत्काल बनाया हुआ नहीं था। वो सारे पहले बने हुए थे, 4-5 कार्यक्रम, क्योंकि मैं बीच में दिल्ली चला गया था। और अब मैं जो कार्यक्रम बना रहा हूँ ये आपको आज ही मैंने बनाया है और आज ही आपको मिल रहा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूँ। एक बात और भी है, योग जितने भी मैंने बताए हैं वो बिल्कुल ही नए और बिल्कुल अलग हैं। आप लोगों को अवश्य ही वो पूरा कार्यक्रम 4-5 देख लेना चाहिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा, इनकी कुंडली बनी है विक्रम संवत 2056, शक संवत 1922। इनका जन्म हुआ है दक्षिणायन में, अश्विन माह में। अश्विन माह में जन्मे होने से व्यक्ति दुधारू पशु की भांति सदैव दूसरों को देने वाला और समाज के बारे में सोचने वाला होता है और दूसरों में कमजोरी निकालने वाला भी होता है। ये पहली बात है। इनका जन्म हुआ है शरद ऋतु शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा ऊंचे ऊंचे ख्वाब और थोड़ा आलसी होता है प्रवृत्ति का। पर शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति धनवान सदैव और जीवन भर बना रहेगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा वैसे भी जातक को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ मति बुद्धि का बनाते हैं और उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह होती है कि वो व्यक्ति को सदैव ही धन से भरपूर बना करके रखते हैं। इसके अतिरिक्त उसके पास बुद्धि बड़ी ही निर्मल और कभी भी किसी को तकलीफ देने वाली नहीं होती है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा सदैव व्यक्ति को धनवान बनाने के साथ साथ अच्छी बुद्धि का बनाते हैं। मतलब उसकी बुद्धि अब कभी भी अकेले रहने वाली नहीं होती है। वो सभी के साथ इकट्ठा रहना चाहती है। जैसे परिवार भरा हो, धनवान बना हो, उसके पास कोई किसी के पास उसको मांगने ना जाना पड़े धन कभी, ऐसी सोच रहती है। सोमवार को जन्मे हैं, इस वजह से झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है, पर वैसे क्रोध आएगा, वो एक सामान्य बात है। शतभिखा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। ये राहु का नक्षत्र होता है और ये व्यक्ति को झुक करके थोड़ा चलने वाला बनाता है। शरीर के ऊपरी हिस्से में थोड़े बाल ज्यादा होते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति विकासशील प्रवृत्ति का होता है, सदैव विकसित होना चाहता है, समाज में अपनी मर्यादा बना करके रखना चाहता है, कभी भी किसी के हाथों नुकसान में नहीं जाना चाहता, मित्रों से नुकसान थोड़ा बहुत होता है, ये सदैव बना रहता है। गंड योग और बौकर्ण, शूद्र वर्ण और राक्षस गणक में इनका जन्म हुआ है। इस कारण से व्यक्ति थोड़ा क्रोधी होगा, पर वैसे बहुत ज्यादा क्रोधी नहीं है। दूसरी बात है कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति वर्तमान से उठ करके भविष्य को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है। मतलब उसके पास चिंता करने के लिए भविष्य है जिसको वो बहुत ही ज्यादा बेहतर शेप देना चाहता है और उसको ठीक रखने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करता है। विदेश जाना चाहता है, यात्राएं करना चाहता है, समाज सेवी होता है, दुर्बोध नहीं होता, उसको आसानी से कोई भी समझ सकता है। थोड़ी बातूनी प्रवृत्ति क्या होता है, बातचीत करने वाला होता है, चिंताएं भी करता है भविष्य को लेकर के और बहुत ही कोमल व्यवहार का होता है। उसको बहुत सारी चीजें खींचती हैं अपनी तरफ, जैसे महिलाएं, जैसे विपरीत के प्रति आकर्षित होने का भाव, सुंदर चीजें आकृष्ट करती हैं। इसके अतिरिक्त अगर व्यक्ति को देखें तो भोजन में तीखा पसंद है, मसालेदार चीजें पसंद है, चटक चीजें पसंद है, रंग चटकीला पसंद है, घूमना पसंद है। ये सब चीजें व्यक्ति के पंचांग से समझ में आ रही है। शतभिखा नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से तीव्र चाल चलने वाले होते हैं, बातूनी होते हैं और समाज सेवी होते हैं। कई बार इन लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। शतभिखा वालों को आप आसानी से उन्हें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप कई बार नहीं बता सकते। अपने अंदर वो राज छुपा करके रखना चाहते हैं। वो किसी को भी कुछ भी बताने में यकीन नहीं करते। उनका विश्वास बहुत ही आसानी से और सरलता से काम करने में होता है। और बहुत ही गहरी बात ये होती है कि वो बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं, तर्रार होते हैं, तेज तर्रार, बुद्धिमान और यशस्वी होते हैं। धर्मांध नहीं होते, पर तकनीकी जानकारी अच्छी होती है, धर्म की समझ अच्छी होती है और लोगों की समझ अच्छी होती है। टेक्निकली वो स्ट्रांग होते हैं और किसी भी चीज का कैसे इस्तेमाल करना है ये उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अपने धन को लेकर के काफी संजीदगी से पेश आते हैं।
अपनी जो इमेज होती है वो समाज में बहुत अच्छा बनाने का सदैव इनका प्रयास रहता है। ये सफिका नक्षत्र। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग के बाद इनकी कुंडली में कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं और उनका वन लाइनर कैसा प्रभाव रहेगा वो बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि इनकी कुंडली में सूर्य कैसे है। इनकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। सूर्य इस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। सुखेश होकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव में नीचाभिलाषी हस्त नक्षत्र मित्र के नक्षत्र में और डिग्री है 22 डिग्री की। इस वजह से वो ग्रह जो इनकी कुंडली में सूर्य है वो सुखेश पंचम भाव में बैठने से मूलतया वो उनकी ही कुंडली है, उनकी ही राशि है। इस वजह से वो डिप्रेसिव नहीं बनने देंगे, मतलब जातक जो है वो कभी भी डिप्रेस नहीं होगा। और दूसरा, उसके पास संतान कम होंगे। तीसरा, वो बहुत ही आत्मविश्वासी होगा। चौथा, वो हस्त नक्षत्र में बैठा है, इस वजह से विश्वसनीयता के साथ वो लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करेगा, मतलब उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ उसके कुटुंबजनों का सुख उसको बहुत अच्छा मिलेगा। वो स्वयं भी माता और पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी होता है और उसकी संतति भी थोड़ी क्रुद्ध होकर के आज्ञाकारी होती है। उस सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाने से और उसके ठीक आगे शुक्र और बुध के बैठ जाने से यहाँ पे सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा होगा और वो काफी एनर्जेटिक होंगे, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव और इन सब का नाम रोशन करने का बल मिलेगा। ये सूर्य जातक को नैसर्गिक रूप से वैसे भी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर का बनाने वाले बन सकते थे, परंतु गुरु की दृष्टि उनको बैलेंस करेगी और व्यक्ति को सुहृद नेचर का बनाएगी। उस गुरु की कन्या राशि पे दृष्टि व्यक्ति को कई बार कटु सत्य बोलने वाली भी बना सकती है और कन्या राशि पे गुरु की दृष्टि कई बार व्यक्ति को थोड़ा अटखेलियां करने वाला भी बनाएगा, जैसे वो मजाकिया हो जाए या कभी कभी उसको ये पता ना चले कि मुझे कहाँ हंसी करनी है और कहाँ मुझे शांत रहना है। ये गड़बड़ होता है। गुरु की दृष्टि जब सूर्य पे पड़ेगी तो व्यक्ति चरित्रहीन नहीं होगा। ये सदैव प्रत्येक कुंडली पे आप लोग भी याद रखिएगा। अगर आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं तो ये बात आप लोग जानते होंगे कि मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य कम से कम केंद्र में है या त्रिकोण में है, वो व्यक्ति चरित्रवान बनता है और वो जानबूझ करके कभी भी कोई बड़ी गलती जो मानवता का मार्ग कमजोर करती है वैसी गलती नहीं करता। यह सीधी बात है। एक बात और है, ये तो उस बात सूर्य की रही। वो चंद्रमा इस कुंडली के लिए तृतीय भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में दशम स्थान में, मतलब कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं और कुंभ राशि पे अभी चल रही है 7.5। यहाँ आप देख रहे होंगे शतभिका नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं जो राहु का नक्षत्र है और वो राहु चंद्रमा को दृष्टि में डाल भी रहे हैं। मतलब हालांकि राहु की जो दृष्टि है वो कुंभ राशि पे मित्र की दृष्टि होगी, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। राहु की दृष्टि कुंभ राशि पे और चंद्रमा दोनों जन्म कुंडली में जब एक दूसरे से दृष्ट होंगे या चंद्रमा पे जब कभी भी राहु की दृष्टि होगी तो अब व्यक्ति कई बार अपने आप में उलझा हुआ भी महसूस होगा या वो करेगा उलझा हुआ सा। कई बार उसके निर्णय लेने की क्षमता जो करियर से संबंधित है वो बाधित होगी। कई बार उनके पिता के साथ संबंध थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। इमोशनली कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण कई बार उनको स्वास्थ्य से संबंधित हृदय क्षेत्र परेशान करे। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत चिंता में जाता है। व्यक्ति का मन मस्तिष्क कई बार बेवजह की चिंताओं में घिरा रहता है। मन उसका घर पे है, प्राण उसका घर पे अटका हुआ है, पर फिर भी घर पे उसको रहना नहीं पड़ता, या कई बार उसको मित्रों से नहीं बनती है, या कई बार उसको जो कंटिन्यूअस काम करना चाहिए वो थोड़ी गड़बड़ में जाती है। ये आप समझ रहे होंगे। चंद्रमा बैठे हैं 8 डिग्री के और ये कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं, जहां के अधिपति शनि जन्म कुंडली में वृषभ राशि में अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और शनि भी चंद्रमा को देख रहे हैं। मतलब राहु और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे तो पहले पड़ गई और मंगल की दृष्टि भी पड़ गई। इस वजह से अब चंद्रमा के ऊपर शनि, मंगल, राहु सबका प्रभाव पड़ जाने से व्यक्ति में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उसमें अनिरंतरता बढ़ेगी। इसके साथ साथ उसके अंदर जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, और इसके अतिरिक्त चूंकि ये वृषभ लग्न की कुंडली है जिसमें मंगल मार्केश होते हैं, इस वजह से चंद्रमा और मंगल की दशा जब कभी भी आएगी, चंद्रमा में शनि की दशा जब कभी भी आएगी तो थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी बढ़ेगी। चंद्रमा में राहु का अंतर प्रत्यंतर जब कभी भी आएगा, या राहु में चंद्रमा, शनि में चंद्रमा, मंगल में चंद्रमा,
जब कभी आएंगे तो व्यक्ति परेशान होगा। अब ये किसी भी तरीके से व्यक्ति को परेशानी बन सकती है, जैसे माता को मैंने कहा, व्यय को कहा है, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हो सकती हैं, हृदय क्षेत्र परेशान होता है, पिता का स्वास्थ्य और पिता के साथ मतभेद होते हैं, कई बार व्यक्ति के बॉस से गड़बड़ी होती है, ये एक आम बात होगी। पर इन दशाओं में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, अपने निर्णय लेने की क्षमता को व्यवस्थित रखना होगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार करना चाहिए, यात्रा करने से पहले विचार करना चाहिए, समझदारी से कोई निर्णय लेना चाहिए। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी बैलेंस क्रिएट करने की आवश्यकता होगी, उसमें आप कभी भी लापरवाह ना रहें। पिताजी के साथ कभी कभी मतभेद होगा, पर वो एक सामान्य बात है। इमोशनली कनेक्शन बहुत अच्छा है, पर मतभेद संभव है और वो जाहिर है। चंद्रमा के ऊपर शनि मंगल का प्रभाव रहेगा, राहु का भी है, इस कारण से मन छत विछत होता है, स्वास्थ्य कमजोर होता है, कफ जनित बीमारियां होती हैं, जल जनित बीमारियां होती हैं, रक्त संचार प्रभावित होता है, प्रवाहित नहीं प्रभावित होता है, और कई बार ताप संताप की बीमारी भी होती है, बुखार वगैरह जिसको कहते हैं, जल जनित बीमारियां भी होती हैं। ये दो बातें। अब बात करेंगे मंगल जन्म। ऐसे एक बात है कि चंद्रमा जो बैठे हैं वो तृतीय भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, ये एक वजह बनेगा पिता के साथ संबंधों को कमजोर करने की और कई बार करियर अनएस्टेब्लिशमेंट की, ये एक कारण बन सकता है। वैसे आपकी कुंडली में भी गुरु चल रहे हैं, जो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए बहुत ही अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते, अष्टमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, इस वजह से चिंताएं देंगे, बेवजह का दिमाग खटकेगा और लालचीपन की प्रवृत्ति दे देते हैं। ये इतनी बात है। अब मैं बात करूंगा मंगल की। आपकी कुंडली के लिए मंगल मार्केश होते हैं, तो सबसे पहले किसको मार रहे हैं? सामान्यतया वो माता के घर में बैठे हैं, और इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि मेरी मित्रता बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती और कई बार मेरे मित्र मेरा फायदा उठा लेते हैं। तो ये इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 20 डिग्री पे बैठे हैं तो बलवान हो डिग्री के हिसाब से, और वो चूंकि मार्केश होते हैं तो मार्केश का बहुत ज्यादा बलवान होना बहुत अच्छा नहीं होता है। वहां शनि उससे केंद्र में है, मंगल चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, और किसी भी शुभ ग्रह से उनकी दृष्टि नहीं है, क्योंकि चंद्रमा देख रहे हैं पर ये भी शुभ भाव के अधिपति नहीं होते। और चंद्रमा आपकी कुंडली में बनते तो अच्छे हैं, इस वजह से चंद्रमा और मंगल का जब संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से बनेगा तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी कई बार सुख भोगता है, क्योंकि तृतीयेश देख रहे हैं चतुर्थ को, तो माता से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी बनती है, या कई बार कुटुंबजनों से थोड़े बहुत मतभेद बनते हैं। वैसे ये कुंडली परिवार से पूरे तरीके से भरी पड़ी है, इसमें कोई समस्या कभी भी नहीं होगी। दाम्पत्य का सुख थोड़ा दूर से बन सकता है। विवाह इस कुंडली के लिए पूर्व दिशा से आ जाए, तुला लग्न की जातिकाएं, कुंभ लग्न की जातिकाएं और मकर लग्न की जातिकाओं से विवाह करना श्रेष्ठ होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में व्यय बहुत ज्यादा देख रहा हूं, ये मैंने मंगल के बारे में और बात करनी है। आपका मंगल पूर्वा फाल्गुनी में बैठा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और वो इस कुंडली के लग्नेश होते हैं। मंगल के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते शुक्र, इस वजह से कई बार व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रती नहीं होता। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने आप को और भी ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संपर्क करना चाहिए, अच्छे लोगों को सुनना चाहिए, गीत संगीत में विश्वास रखना चाहिए। आपके पास क्रिएटिविटी अच्छी है, आप उसको उजागर कर सकते हैं। आपके कारण घर में कोई कलह का वातावरण ना बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। इनका बुध बैठा है तुला में, तुला राशि 17 डिग्री 48 कला, स्वाति नक्षत्र और राहु से दृष्ट। बुध तुला के होंगे तो व्यक्ति को लालची बनाएंगे, ये पहली बात होगी। और बुध चूंकि शुक्र के संग बैठे हैं तो लग्नेश हो करके शुक्र जब स्वग्रही होंगे तो व्यक्ति में प्रतियोगितापन की स्थिति लेके आएंगे, लेकिन वो व्यक्ति प्रतियोगिता में जीतने वाला होगा, हारने वाला नहीं है। जीवट होगा, मेहनती होगा, और आरंभ में ही बहुत सारी चीजों को जानने वाला होगा। उसके पास बहुत सारी चीजें पहले से पता चल जाती हैं। यही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर का होगा। और दूसरे नंबर पे ये बात होगी कि चूंकि बुध जो है वो स्वाति नक्षत्र में 17 डिग्री के युवावस्था के बैठे हैं, तुला राशि के अधिपति के संग बैठे हैं, शुक्र के संग, इस वजह से अब यहां जातक घर में घुस करके किसी को मारने वाला होगा। लेकिन चूंकि उस पे अन्य किसी भी साहसिक ग्रह की दृष्टि नहीं है, जैसे मंगल और सूर्य की दृष्टि नहीं है, क्योंकि सूर्य इनके सन्निकट, दृष्टि तो सूर्य की कभी नहीं पड़ती, और सूर्य 24 डिग्री के बैठे हैं, ये बात मैंने बताई। और बुध जो बैठे हैं वो स्वाति नक्षत्र में राहु से दृष्ट होने के कारण यहां जातक थोड़े से डरपोक प्रवृत्ति को पालने वाला भी होगा। और वो डरपोक इसलिए नहीं होगा कि वो डरता है किसी से,
बल्कि वो डरपोक इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो उसे अपने लाभ से प्रेम होगा, वो अपने अचीवमेंट से प्रेम करेगा। इस वजह से अपने फायदे की बात सोच करके वो कभी भी किसी से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहेगा। ये अंदर की प्रवृत्ति की बात है। पर एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, कुंडलियां जो होती हैं, आजकल का समाज भले इसे किसी भी तरीके से वो करे, पर कुंडली जो होती है, जन्म कुंडली, वो जैसे महाभारत में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से बात कही थी, हे केशव मुझसे मेरा परिचय कराइए, मुझसे मेरा परिचय कराइए। ये कुंडली आपसे आपका परिचय करा देती है। और जो व्यक्ति इन कुंडलियों में विश्वास नहीं करता, वो कम से कम अपने अंदर के सद्गुण और दुर्गुणों को पहचानने की शक्ति नहीं रखता है। वो सिर्फ फिर मजबूती से किसी चीज को घिस करके अपना बना लेना चाहता है। पर वस्तुतः जो जन्म कुंडली है वो आपको आपके अच्छाई और आपके बुराई से आपका परिचय करा देती है। ये क्लियर बात है। हाँ, इस ज्योतिष के क्षेत्र का रोना जो शुरू हुआ है वो मध्यकाल के बाद से शुरू हुआ है, क्योंकि इसके जो मठाधीश थे, ज्योतिष के क्षेत्र के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जो मठाधीश हैं, जो बहुत उन्होंने जनता को खूब लूटने का काम किया है और जबरदस्त तरीके से पूजा पाठ के नाम पे या किसी भी तरीके से बहुत लूटा है। अब यही कारण है कि कई बार जो व्यक्ति ज्योतिष में विश्वास रख के ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी समस्या का हल ढूंढना चाहता था, ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से उनको खुश करके कुछ अपनी समस्या का हल निकालना चाहता था, वो इससे हल तो उसे पता नहीं मिला कि नहीं मिला। वो मालामाल होने के लिए ज्योतिषी के पास गया था कि मेरी कुंडली में कितने, जैसे इन्होंने भी पूछा है कि मैं अरबपति बनूंगा कि नहीं, तो पता नहीं ये अरबपति बने कि नहीं बने, पर ज्योतिष जैसा विश्वास और ये विषय जिसको ये जो लोग इसके पुरोधा थे, बाकी के लोग जो इसको व्यावसायिक दृष्टि से लेते थे, उनकी बात कर रहा हूं, वो मालामाल जरूर बन गए। और यहीं से इस ज्योतिष शास्त्र का बंटाधार शुरू हो गया, क्योंकि सामने वाले को मालामाल बनाने के चक्कर में और उसको मालामाल बनाने वाले उत्तर देने के चक्कर में ज्योतिषी स्वयं को मालामाल सिद्ध करते गए और वो हो भी गए। पर इस बीच में से गायब हुआ ज्योतिष शास्त्र, और इस बीच में से सबसे ज्यादा जो गायब हुआ वो ज्योतिषियों पर से लोगों का विश्वास है ना। और एक चीज और जो गायब होती गई, इसकी पारंपरिक प्रवृत्ति। ज्योतिष जो है वो कभी भी आपको उदास, हताश, निराश और अकर्मण्य बनने के लिए नहीं कहता है। वो आपको सदैव मेहनती और कर्मठता से युक्त होकर के आपको आपके कर्तव्य से आपका परिचय करा देता है। पर अब वो बात इस विषय में रही नहीं। विषय में है पर लोगों में नहीं रही। यही कारण है कि आजकल सारे लोग ज्योतिषी बनना चाहते हैं, क्योंकि इनका इस विषय से विश्वास जो उठा है, क्योंकि सामने वाला वो उनको पूरा नहीं बताता, इसी वजह से वो इसमें अपनी दिलचस्पी जगा करके उसको अपना बना लेना चाहते हैं और ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। बड़ी गहरी बात है। आइए बुद्ध पे लेके आता हूं। तो बुद्ध के ऊपर राहु का प्रभाव व्यक्ति को जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां वो कई बार नहीं लगाएगा, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाए, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाए। तो ये एक कमजोरीपन की बात है, वो इस कुंडली को परेशान करेगी। इसका अर्थ होगा कि हमें बहुत ही ज्यादा स्टेबल होना है, हमें दुश्मन और मित्रों में फर्क समझना है, सभी के बारे में कोई जजमेंट जल्दी से नहीं लेना है, और अपनी प्रवृत्ति को संकालू नहीं बनने देना है। क्लियर है? इस कुंडली में साहस है, इस कुंडली में नौकरी है, इस कुंडली में सरकार का सुख है, और इस कुंडली में चल अचल संपत्ति के साथ साथ धनवान बनने का योग है, क्योंकि धन भाव के अधिपति राहु से दृष्ट हैं और राहु शुक्र को भी देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति खर्चीलेपन की प्रवृत्ति से युक्त भी है और उसके पास धन भी है, क्योंकि लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति नौकरी से धन कमा सकता है और साथ ही साथ अपने घर से दूर रह के धन कमा सकता है। यह बुद्ध की बात थी। अब गुरु की बात करता हूं। आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र दो ग्रह वक्री हैं, और 1, 2, 3, 4 और 5 ही घर में सारे के सारे ग्रह बैठे हैं। ये पाश योग बनता है। जन्म कुंडली के 5 घर में ही 5 ही घर में सारे ग्रह बैठ जाते हैं, तो ये पाश योग बनता है, जो व्यक्ति को वाचाल प्रवृत्ति का बनाता है, कम संततियों वाला बनाता है, और व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से युक्त जीवन जीने के लिए विवश करता है। मतलब उसके पास प्रश्न भी बनेंगे, उसके पास उत्तर भी मिलेगा, फिर उसके दिमाग में कई सारे प्रश्न बनेंगे, फिर उत्तर बनेगा।
ये प्रक्रम जीवन में चलता रहेगा। कई बार उसके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं सदैव बनी रहती हैं, और वैसे भी आपकी कुंडली में 2 ग्रह वक्री हैं, इस वजह से ये बात और भी ज्यादा पुष्टि हो जाती है इस बात की कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी मोटी समस्या बनी रहेगी। वैसे उसको पिता से, उसको माता से, माता के लिए थोड़ा तकलीफदायक होगा। ये कुंडली मंगल चतुर्थ भाव में, राहु का प्रभाव चंद्रमा पे, शनि का प्रभाव चंद्रमा पे, मंगल का प्रभाव चंद्रमा पे। वैसे ये कुंडली जो नक्षत्र लेके बैठे हैं शतवी का, ये नक्षत्र का भी प्रभाव होता है कि व्यक्ति कई बार अपने माता के लिए थोड़ा दुखी होता है, या माता को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता बनी रहती है जातक के जीवन में, या माता स्वयं इनके जन्म के बाद बीमार सी रह जाती है, ऐसा होता है। तो ये मंगल के बाद बुध की बात थी। अब गुरु में मैं था तो गुरु 17 डिग्री के हैं, वो किसी भी तरीके से फ्लक्चुएशन में जाएंगे और कई बार वो 12वें भाव का परिणाम भी करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति को थोड़े अंक कम मिलते हैं, कई बार कंसंट्रेशन कम होता है, कई बार सुख पाने के लिए भागना दौड़ना पड़ता है और मेहनत करने की प्रवृत्ति होती है वैसे, पर सत्य बोलने की प्रवृत्ति ज्यादा है। और साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में गुरु वक्री हैं और रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, और चंद्रमा जो है वो उनके मित्र ही होते हैं, कमजोर नहीं होते। इस वजह से गुरु के पास अधिकता होगी ज्ञान की। उसके साथ साथ इस कुंडली के लिए गुरु चूंकि अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, इस वजह से व्यक्ति में महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति देंगे। वो महत्वाकांक्षी हो सकता है, लालची हो सकता है, और रसिक बुद्धि का होता है ना, मतलब वो रसिक होता है, चीजों में अट्रैक्टिव होता है, जो चीज अट्रैक्टिव होती है उसको खींच करके अपना बना लेना चाहता है, और वो दाम्पत्य को लेकर के, पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, सुंदर भविष्य को लेकर के, चीजों को लेकर के, मैटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं उनको लेकर के काफी सेंसिटिव होता है। ये गुरु का प्रभाव होगा। गुरु के ऊपर आप जब देखेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, और गुरु के साथ साथ लग्न पे भी किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से भी हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। कन्विंसिंग कैपेसिटी है आपकी, इसको और भी ज्यादा मेंटेन करें। अपनी बातों को पूरे विश्वसनीयता के साथ रखें। आप में लोगों का विश्वास कैसे जगेगा, इस बात पे विश्वास रखें। आप मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप पढ़ाने के योग्य बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ा बहुत अच्छे सकते हैं, आप इंटरनेट से जुड़ करके कोई भी काम कर सकते हैं, आप ग्रंथों के अध्ययन में विश्वास रखते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज को समझने की शक्ति आपके पास है, आपके एक्सप्लेनेशन की शक्ति बड़ी अच्छी है। यह सब गुरु दे रहे हैं मंगल के संग और शनि के प्रभाव में आने के कारण। मंगल के संग तो नहीं, पर मंगल के प्रभाव में है, क्योंकि मंगल केंद्र में है, इस वजह से ये बात बोल रहा हूं। गुरु के बाद आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो आपको अनुभवी बना रहे हैं। डिग्री उनकी 24 है, इस वजह से अपने टेस्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अपने टेस्ट मतलब भोजन और कपड़ों के चयन पे, कपड़े अच्छे पहने, सलीके से पहने, सफाई पसंद इंसान बने, और आलस्य ना करें, प्रमाद ना करें। बेहतर जीवन कैसे जिया जाए इस पे विचार कर सकते हैं। अपने आप को और भी ज्यादा एग्रेसिव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना व्यय कैसे कंट्रोल करेंगे इस पे विचार करिए। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को और भी ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं इस पे विचार करें। खर्च बहुत ज्यादा ना करें और डरपोक ना बने। ये शुक्र की बात है। शुक्र विशाखा के बैठे हैं, इस वजह से ग्रंथों का अध्ययन, अनुभवशीलता, बोधगम्यता और किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा गहराई से समझने की शक्ति, ये सब शुक्र देते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति में प्रतियोगिता को लेकर के प्रतियोगिता बनी रहती है। वो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करता है और उसमें जीतता भी है और विजित होता है। ये बात है। शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, इस वजह से खर्चीलेपन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, पर धनवान होने का बल भी बढ़ेगा। ये कुंडली धनवान रहेगी। शुक्र के बाद शनि आपको आलसी बना सकते हैं और थोड़े से जहां पराक्रम करनी चाहिए वहां व्यक्ति सुस्त हो जाएगा। जहां सुस्त होना चाहिए या जहां थोड़ा शांत, जहां ऊर्जा लगाने की कोई बात नहीं है, वहां वो लगा सकता है। लग्न में शनि कृतिका नक्षत्र में है, थोड़े दुखी बनाएंगे और एग्रेसिव नेचर का बना सकते हैं। आपकी जो छवि है उस पर काम करने की आवश्यकता है। आरंभ में व्यक्ति को मेहनत करना होता है, बाद में चल करके वो आराम से बैठ करके खाता है। ये शनि ऐसा देंगे। इस कुंडली का कारक ग्रह जो शनि है वो लग्न में बैठा है और भाग्य का बल, धर्म का बल, समाज सेवा का बल, और ये सारी चीजें अच्छी हैं। मतलब व्यक्ति का कर्म पक्ष और धर्म पक्ष दोनों ही ठीक है। लग्न में शनि व्यक्ति को अनुशासित बनाएंगे, समाज का लाभ मिलेगा, सरकार का लाभ मिलेगा, पिता का सुख बढ़ता है और व्यक्ति वैमनस्व नहीं करता है किसी से। वो समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चलना चाहता है। ये सारी चीजें शनि देंगे। वक्री नहीं होते तो और भी अच्छे होते।
वैसे पापग्रह अगर वक्री हो जाता है तो और भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है और आपको विचार करने पे बाधित करता है कि अब आपके द्वारा जो चीजें बोली जा रही हैं, जो की जा रही है, जैसे चाल है आपका, जैसे चलने का तरीका है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पे आप काम कर सकते हैं। अगर 2-4 बार आपकी बात नहीं मानी जाए फिर भी आपको निराश और हताश नहीं होना चाहिए। अगर काम थोड़े बहुत रुक रहे हो तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम बनेंगे सारे, क्योंकि आपकी कुंडली का भाग्य बल है। भाग्य का कारक और भाग्य का अधिपति दोनों ही आपकी कुंडली के लग्न में है। इस वजह से ये कुंडली सदैव धार्मिक रहेगी और बड़ों का आशीर्वाद इस कुंडली में बहुत अच्छा है। आपको किसी भी देश की सरकार से कभी भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्लियर है? उस शनि पे किसी पापग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और न तो कोई खराब ग्रह देख रहा है। उस शनि से चंद्रमा प्रभावित है और उस शनि से मंगल थोड़े बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि मंगल से केंद्र में है। वैसे शनि और मंगल का संबंध जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से बनता है तो व्यक्ति चल अचल संपत्ति अच्छा क्रिएट करता है। वैसे इस कुंडली में मंगल है पूर्वा फाल्गुनी के, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति बैलेंस क्रिएट करने में गड़बड़ होगा और मित्रों से बनती कम है। पर दाम्पत्य में ठीक है। केंद्र में शनि मंगल बैठे हैं, इस वजह से ये कुंडली बहुत ज्यादा बलवान होगी और साहसी होगी और ये अपने आप को प्रूफ भी करेगी, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को सिद्ध करेगी कि हाँ मेरे पास बल है। ये शनि है। राहु और केतु आपकी कुंडली में आपको धनाढ्य बना रहे हैं। बोलने में कभी कभी कड़वाहट रहेगी, बचपना करेंगे और उस राहु का प्रभाव शुक्र और बुध पे है तो खर्चीलेपन की प्रवृत्ति, कई बार व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, ऐसी भी स्थितियां बनती है। वैसे शुक्र और बुध को केंद्र में होना चाहिए था पर वो छठे बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी होगी। पर गुरु और चंद्र कम से कम केंद्र में है, 2 शुभ ग्रह हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। धन के अधिपति का जन्म कुंडली में ऋण में जाना आपको ऋणी बना सकता है, इस वजह से देने से बचिएगा, किसी को देना नहीं चाहिए। ये कुंडली व्यापार करे, खेती से संबंधित कारोबार, खाने पीने से संबंधित कारोबार और अपना कोई भी कुशल कारोबार करेगा तो निश्चित रूप से जातक सफल होगा। कुंभ राशि के ऊपर 7.5 है। गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन किया करिए और पीपल के वृक्ष का दर्शन और दीपदान अवश्य किया करिए। भगवान के को अगर हो सके तो तुलसी की मंजरी अर्पित करिए। एकादशी आरंभ करिए। आप तो अभी 2000 के हैं, आपके पास अभी बहुत अच्छी आयु है, लेकिन फिर भी आपको अभी से ही एकादशी और कम से कम भोजन जितना ज्यादा हो सके शुद्ध करना चाहिए। बाकी की चीजें मैं नक्षत्र के बाद बता दूं। आपकी कुंडली के लिए शतभिका बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में कृतिका और रोहिणी बहुत अच्छे रहे, हस्त नक्षत्र भी अच्छा रहे। पुनर्वसु के साथ साथ आपकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र भी अच्छा रहे। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और रविवार का बहुत अच्छा रहे। अंक आपकी कुंडली के लिए 6 बहुत अच्छा रहे और साथ ही साथ 5 भी बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए दक्षिण और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। ये इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली में। बाकी की चीजें मैं नमांश में बताऊंगा, तब तक के लिए और क्या बताऊं। इस कुंडली में दशाओं में मैंने बात कही है, हाँ बता देता हूं। आपकी कुंडली में दशाओं के क्रम में शनि की दशा, उसके बाद गुरु की दशा। गुरु में शनि थोड़े बहुत कष्ट देंगे। वैसे अभी आपको कष्ट वाला जो एक दशा मैं देख रहा हूं वो 2030 से लेकर के 32 तक रहेगा और 32 से लेकर के 35 तक, मतलब 30 से लेकर के 35 तक की जो दशा रहेगी वो कष्टदायक हो सकती है। इस वजह से अभी से ही एकादशी और गीता जी को अपना मित्र बनाइए, उनको माता बनाइए और पुस्तक को अपना मित्र, ग्रंथों को अपना मित्र बनाइए। सूर्य पंचम भाव में कन्या राशि के नीचाभिलाषी हैं। हालांकि उनका मित्र उनके सन्निकट ही बैठा है, बुध उनके सन्निकट ही बैठे हैं, इस वजह से उनका दोष थोड़ा कम लगेगा। पर गुरु से दृष्ट होने के कारण ये कुंडली संतति से युक्त है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चतुर्थ स्थान में मंगल आपको घर में कलह करने वाला बना सकते हैं, इस वजह से कोशिश करिएगा कि आपके कारण घर में कोई कलह ना हो। घर से बाहर निकलते समय दीपदान अवश्य करिए, दीपक जला करके घर से बाहर निकला करिए। अपने कुल देवता की उपासना आपको करनी चाहिए। केंद्र में गुरु हैं, किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्र बृहस्पति वाली बात है। गज केसरी योग इस कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। धन योग इस कुंडली में बहुत अच्छा है, पर कई बार व्यक्ति में कुशलता धीरे धीरे आती है। दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे क्योंकि अष्टम भाव पे राहु केतु का प्रभाव है। पेट कमजोर ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह की परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।